अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे MGT 101 का। ये है जी रिकॉर्ड कीपिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। रिकॉर्ड कीपिंग है कि किस तरह से हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और इसमें है डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। ये आपका MCQs आ सकता है, आपने इसको अच्छी तरह समझना है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है, ठीक है, जिनका मकसद पैसा कमाना है। ऐसा बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी। फिर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद पैसा कमाना ना हो, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना हो। जिस तरह NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एब्रीविएशन आ सकता है MCQs में। NGO क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद है ट्रस्ट्स और सोसाइटीज़। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। वी कैन मेंटेन आ sorry, we can maintain a diary of transaction and note the daily transaction like sale, purchase, etc. अच्छा, जैसे देखो, आप घर में अपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक डायरी रख लेते हो और आप रोज़ाना की बेसिस पे अगर कोई एक्सपेंसेस करते हो तो वो उसके ऊपर लिख लेते हो, या फिर आप मंथली बेसिस पे लिख रहे होते हो। इसी तरह बिज़नेस में भी डेली ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही होती हैं, उनके लिए एक डे बुक बना ली जाती है, जैसे हम जनरल जर्नल भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम जर्नलाइजिंग भी कहते हैं, डे बुक भी कहते हैं। उसमें तमाम ट्रांजैक्शन लिख ली जाती हैं। फिर कहता है प्रॉब्लम फेस्ड इन मेंटेनिंग डायरी ऑफ ट्रांजैक्शन। हाउ विल वी कम टू नो द इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स हैं कि जब आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हो, आपको कैसे पता चलेगा कितनी इनकम हुई है, कितने एक्सपेंसेस हुई हैं और किन सोर्सेज के थ्रू हुई हैं, ठीक है। फिर कहता है कि वी ओनली हैव अ शीट पेज। अच्छा, ये तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे टॉप पे आपको मैंने बताया कि प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, ये आपने इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेना है। MCQs आ सकते हैं, आपका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। कि ये तीनों टाइप याद रखना है। NGOs, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़ ये हैं नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, और प्रॉफिट ओरिएंटेड है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी, ठीक है। इसके बाद नीचे है डे ट्रांजैक्शन बुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस। आपने कोई प्रोडक्ट सेल की तो आपने यहाँ पे लिख दी कि सोल्ड 5 ऑफ आइटम्स ए, ये आपने 1000 यहाँ पे लिख दिया। परचेज 10 ऑफ आइटम्स बी, आपने यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया। अच्छा, ये डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं जो यहाँ पे आपने एक डायरी में रिकॉर्ड करनी है। आप परचेज़ कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। इसमें जी अवेलेबल अल्टरनेट, one can go through all the transaction at the end of month and note different type of transactions on different page so that every page gives complete detail for different type of transaction। अच्छा, इसको मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल तरीके से। जैसे आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, फॉर एग्जांपल स्कूल में तो हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट बुक होती है आपके पास। अब उसमें एक आपकी होती है कि नोटबुक, जिसमें आप ऑल सब्जेक्ट्स का डेटा लिख रहे होते हो, ठीक है, जो भी नोट्स हैं उसमें लिखते जा रहे हो। और फिर उसके बाद आप घर आके एक नीट नोटबुक जो है उसके ऊपर वो ट्रांसफ़र कर देते हो। इसी तरह देखो, जो बिज़नेस में भी जो डे बुक है ना, डे टू डे ट्रांजैक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं डे बुक में। सेल की, परचेज़ की, एक्सपेंसेस की, एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की। तो फिर बाद में आप क्या काम करते हो कि उनका सेपरेट बुक बना लेते हो, सेपरेट अकाउंट बना लेते हो, जिसे हम कहते हैं जनरल लेजर, ठीक है। सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जनरल लेजर, ठीक है। फिर कहता है कि बट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ लार्ज, ठीक है। फिर कहता है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश बेसिस पे कर रहे हो, आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो, कैश पे परचेज़ करते हो, फ़ौरन अदायगी कर देते हो,
ठीक है, या कुछ सेल करते हो तो कैश आप रिसीव कर लेते हो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार की ट्रांजैक्शन है, आपने उधार पे चीज़ परचेज़ की, आपने बाद में उसके पैसे देने, या फिर आपने कोई सेल की है, उधार की सेल की है तो बाद में आपको पैसे मिलने हैं, ये उधार की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद हाउ विल वी गेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नाउ, डू वी नीड अनदर डायरी टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ दीज डायरीज, बट व्हेन वी रिसीव और पे कैश for credit transaction will we again record the transaction on the day when cash received or paid। अच्छा, सिंपल सी बात है, इसको आसान अल्फाज में समझे कि एक तो डे बुक हमने बना ली, सारी की सारी ट्रांजैक्शन उस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बाद में हम उसकी सेपरेट बुक्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेपरेट जनरल लेजर, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ई ट्रांजैक्शंस, कि आप फॉर एग्जांपल कैश की ट्रांजैक्शन है, आप कैश का अकाउंट ओपन करोगे, ओनली कैश का की ट्रांजैक्शन वहाँ पे शो होंगी। बैंक की ट्रांजैक्शन है, जब बैंक की बुक ओपन करोगे तो बैंक की ट्रांजैक्शन वहाँ पे शो होंगी। ठीक है, इस तरह आप अकाउंट रिसीवेबल की ट्रांजैक्शन ओपन करोगे तो अकाउंट रिसीवेबल की ट्रांजैक्शन आपके पास शो होंगी। अच्छा, इसके बाद क्या है, कमर्शियल अकाउंटिंग। अच्छा, कमर्शियल अकाउंटिंग इज़ डन थ्रू अ सिस्टम दैट इज़ नॉन एज ए डबल एंट्री बुक कीपिंग। अच्छा, ये पॉइंट समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल एंट्री बुक कीपिंग को कहते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। ये आपने याद रखना है, ये MCQs आपका आ सकता है। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग मीन डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसका मतलब ये होता है ना कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है ना, आपने कैश किसी से रिसीव किया है, तो आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि कैश रिसीव इतना, फॉर एग्जांपल 10,000 रिसीव हो गया। नो, जब कैश अकाउंटिंग होती थी उसमें तो आपने ओनली वन एंट्री करनी होती थी, सिंगल एंट्री करनी होती थी। लेकिन एक्रूअल बेसिस में आपने डबल एंट्री करनी है कि वो कैश कहाँ से आया है। फॉर एग्जांपल आप करते हो ना, सेल की है तो कैश आपके पास आया, आप कहते हो कैश डेबिट एंड सेल क्रेडिट। ठीक है, कहता है सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री कैश अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री जो है कैश अकाउंटिंग, इसमें क्रेडिट की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। जब कैश रिसीव करोगे उस टाइम रिकॉर्ड करोगे, और जब पे करोगे उस टाइम रिकॉर्ड करोगे। तो कहता है द सिस्टम रिकॉर्ड्स ओनली कैश मूवमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दैट टू द एक्सटेंट ऑफ रिकॉर्डिंग one aspect of the transaction. This means that only receipt or payment of cash is recorded, and no separate record is maintained about the source of receipt and payments as to from whom the cash was received or to whom it was paid। कहते हैं इसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है, मीन कि आप कैश रिसीव किया, आपने कैश अपने पास नोट कर लिया कि आपने कैश रिसीव कर लिया, या आपने कैश की पेमेंट की तो रिकॉर्ड कर दी अपने पास। आपने ये नहीं लिखना कि किस से आप रिसीव कर रहे हो या किसको आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, और इसमें दूसरे अल्फाज में ये कि इसमें कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग। अच्छा, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग कमर्शियल अकाउंटिंग, ये कमर्शियल अकाउंटिंग है। डबल एंट्री बुक कीपिंग कहता है कि डबल एंट्री और कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल रिसीट और पेमेंट, एंड सोर्स ऑफ रिसीट और पेमेंट इज आल्सो रिकॉर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, recorded of electricity bill or accrual of salaries etc. The concept will be explained in detail in the next lecture। okay, डबल एंट्री अकाउंटिंग का मतलब ये है ना कि जब भी आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, आपने कैश रिसीव किया तो आपने ये कि एक तो कैश रिसीव किया वो लिखना है, फिर कहाँ से और किस से रिसीव किया वो भी आपने लिखना है। मीन एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, और बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल होंगी आपकी। अगर ये आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है तो एक और लेक्चर मेरा यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल एंट्रियाँ की हुई हैं। ठीक है, वहाँ से आप ये कंप्लीट एंट्रियाँ सीख सकते हैं और कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल उससे आप सीख सकते हैं। वो आपको बहुत हेल्प देगा सीखने में अगर आपने वो वीडियोज़ देखी तो। अच्छा, यहाँ पे आगे जी कैपिटल। अच्छा, ये अब समझने की चीज़ है, आपको क्वेश्चन आएगा कैपिटल से रिलेटेड। कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं, कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं। ओनर अपने पर्सनल रिसोर्सेज के थ्रू बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे कहते हैं कैपिटल, कि ये ओनर्स का कैपिटल है।
वो बिज़नेस में कैश लगा देता है या फिर बिज़नेस में कोई व्हीकल्स ले आता है, बिल्डिंग ले आता है, मशीनरी ले आता है, इक्विपमेंट ले आता है अपने पर्सनल रिसोर्सेज के थ्रू, तो वो उसका कैपिटल है। या फिर वो पैसा डालता है बिज़नेस में, वो उसका कैपिटल है। फिर उस पैसे से वो एसेट्स परचेज़ कर लेता है। अच्छा, ये आपको मैं यहाँ रीड भी कर देता हूँ। नो बिजनेस कैन रन विदाउट मनी और रिसोर्स बीइंग इन्वेस्टेड देयर इन। वट एवर मनी और रिसोर्सेज फ्रॉम वंस ओन्स पॉकेट आर पुट इन अ बिजनेस इज़ रेफर्ड टू एज कैपिटल। ये आप अपने सादा अल्फाज में भी लिख सकते हैं। कैपिटल क्या, पर्सनल रिसोर्सेज के थ्रू जो भी ओनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है। मनी वैल्यू ऑफ टाइम कहते हैं अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर इन ऑल बिजनेस इज दैट मनी वैल्यू ऑफ टाइम इज स्पेंट बाय द ओनर आल्सो द वैल्यू ही शुड रेमुनरेटेड फ्रॉम इट द टाइम ऑफ the proprietor or business person spent on the business is also a business cost and must be paid for by द बिज़नेस इन एडिशन टू नेट प्रॉफिट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम एक कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसमें कहता है जो टाइम लगा रहा है ना ओनर बिज़नेस में अपना, वो टाइम भी वैल्यूएबल है। वो अपने टाइम की भी सैलरी लेगा एम्प्लॉय की तरह, वो सैलरी भी एक्सपेंस चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। गुडविल जी बिज़नेस की अच्छी साख, बिज़नेस की बहुत अच्छी रेपुटेशन। मीन आप आज एक बिज़नेस बनाते हो, मार्केट में एक मोबाइल शॉप ओपन करते हो, तो अभी आपका मार्केट में नाम नहीं बना, ठीक है, आपने 10 लाख रुपए लगा के ओपन कर ली शॉप, लेकिन आप जब 4-5 साल काम करते हो मार्केट में, आपका एक नाम बन जाता है, ठीक है। मार्केट में लोग आपके पास आना शुरू हो जाते हैं, कस्टमर्स आपके बढ़ जाते हैं, मार्केट में आपका नाम बढ़ जाता है। तो ये क्या है? गुडविल है। अगर उस वक्त आप शॉप सेल करने पे आ जाओ ना, आपकी शॉप में फॉर एग्ज़ाम्पल जो जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है ना, जितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख का है, लेकिन आप शॉप जो है वो 30 लाख की सेल कर रहे हो। कि क्यों? क्योंकि आप बोलोगे यार कि मैंने इसमें मेहनत की है, तो इस शॉप का नाम बढ़ा है, इसकी गुडविल बढ़ी है, इसी वजह से मैं उस गुडविल के पैसे चार्ज करूँगा। अच्छा जी, फिर कहता है इस कैश इन हैंड आवर प्रॉफिट। अच्छा जी, कहता है नॉट अनलेस वी हैव डिडक्टेड फ्रॉम कैश सेल्स इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर एक्रूड और ऑन क्रेडिट। अच्छा, कैश इन हैंड, ये इसका कहने का मकसद क्या है ना, जो कैश आपके पास मौजूद है, बिज़नेस में पड़ा हुआ है, कैश की फॉर्म में अमाउंट पड़ी हुई, क्या वो प्रॉफिट है या नहीं है? नहीं, वो प्रॉफिट नहीं है, वो आपका करंट एसेट होगा, वो प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट क्या होता है? जब आप सेल करते हो, उसमें से सारे एक्सपेंसेस वगैरह लेस करते हो, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। कैश हो सकता है आपने एडवांस रिसीव किया हुआ हो, आपके पास पड़ा हुआ हो, वो कैश प्रॉफिट तो नहीं हो सकता ना। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे या प्रोडक्ट दोगे अपने कस्टमर को, तभी वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कैश इन हैंड आपका करंट एसेट है। अच्छा, कैश सेल्स माइनस कैश पेमेंट प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्रेडिट एक्सपेंसेस। अच्छा, नहीं, बजट आपको जैसे मैंने पहले बताया, फ्यूचर के लिए आप एक्सपेंसेस, फ्यूचर में आपके कुछ एक्सपेंसेस होने हैं, आप बजट पहले बना के रख लेते हो। जैसे आप घरों में देखते हो कि शादियां होती हैं, तो पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए पहले बजट बना के रख लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इनका इतना एक्सपेंस होगा, शादी के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होंगे, उनके लिए पहले बजट बना के रख लें ताकि उस टाइम प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह बिज़नेस में भी एक्सपेंसेस के लिए पहले बजट्स बना के रख लिए जाते हैं ताकि टाइम आने पर उस बजट में से वो एक्सपेंसेस पे किए जा सकें। अच्छा, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक नई वीडियो रिकॉर्ड करूँगा लेसन नंबर 3 के लिए। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पे आप प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस लेसन में अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आपने मुझे ज़रूर बतानी है, आपने कमेंट कर देना है,
और मैं इंशाल्लाह आपकी वो क्यूरी ज़रूर क्लियर करूँगा, चाहे कमेंट में मैं आपको टेक्स्ट में आपको समझा दूँ वो चीज़, या फिर मैं आपको उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।